Hello everyone, a very good morning and welcome to Byju's गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 15 अक्टूबर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज डेट है 15 अक्टूबर 2020 और आज हम 15 अक्टूबर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री ऑफ 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट है एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। 1931 में 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 1931 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पर हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपको याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। इसके अलावा इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 में। 27 जुलाई 2015 में शिलोंग, जो कि मेघालय में स्थित है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। शिलोंग मेघालय में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे और उसके बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी कार्डिक अरेस्ट के कारण। इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो इंडिया के स्पेस और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से एसोसिएटेड थे और इसके कारण इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका टेन्योर था 2002 से लेकर 2007 के बीच में। इसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में इनके बारे में रोचक बात यह है कि ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को विजिट किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भारत के वो पहले राष्ट्रपति कौन थे जो सियाचिन ग्लेशियर गए थे, तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। इसके साथ ही उड़ीसा में एक आइलैंड है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया है। वो आइलैंड है व्हीलर आइलैंड। तो आपको ध्यान रखना है व्हीलर आइलैंड स्थित है उड़ीसा में और इस आइलैंड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया है। ये जो आइलैंड है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एक मार्ग है एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, ये सिचुएटेड है कोचिन में। इसके साथ ही अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम की अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो इन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1997 में। इसके साथ ही इन्हें पद्म विभूषण मिला है 1990 में, पद्म भूषण मिला है 1981 में। साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम को इंदिरा गांधी अवार्ड मिला था फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997 में। अब्दुल कलाम के संबंध में एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि 2002 से 7 के बीच का इनका जो प्रेसिडेंशियल टर्म था उसमें 2002 में जब ये इलेक्ट हुए थे उस समय इन्होंने किसके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था और किसे हराया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लक्ष्मी सहगल को डिफीट करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था 2002 का। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक ई न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। उस ई न्यूज़पेपर का नाम था बिलियन बीट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ई न्यूज़पेपर था जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था, बिलियन बीट्स। साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर आपको ध्यान रखना है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है मतलब ये इन्होंने खुद लिखी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी होता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे यूएन के द्वारा अनाउंस किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे को मार्क करने के लिए। तो आज 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे होता है और उसे मार्क करने के लिए यूएन के द्वारा 2010 में आज के दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे अर्थात विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा स्टूडेंट्स के लिए ये बोला जाता था
यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। 2020 में आपको पता होना चाहिए कि विश्व छात्र दिवस की थीम क्या है। तो विश्व छात्र दिवस की थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हिस्ट्री ऑफ 15 अक्टूबर में नेक्स्ट पॉइंट है 1932 में आज के दिन टाटा कंपनी के हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद में यही जो टाटा कंपनी थी ये एयर इंडिया कहलाई थी। द टाटा कंपनी एयरप्लेन मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर द एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस कंपनी वॉज कॉल्ड एयर इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए जो टाटा एयरलाइंस है उसकी शुरुआत हुई थी 1932 में। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी जेआरडी टाटा के द्वारा। जेआरडी टाटा जो है वो उस समय के लीजेंडरी एंटरप्रेन्योर थे और उनके द्वारा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी 1932 में। आज के दिन पहली एयरप्लेन की उड़ान भरी गई थी इस टाटा एयरलाइंस के द्वारा और इस उड़ान में जेआरडी टाटा ने खुद हिस्सा लिया था और वो खुद इस उड़ान का भाग बने थे। ये जो पहली उड़ान थी ये थी कराची से बॉम्बे के बीच। तो इस समय ये कंपनी थी टाटा एयरलाइंस। इसके बाद में टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक कंपनी बन गई थी 1946 में और उस समय इसका नाम हो गया था एयर इंडिया। इसके बाद में आपको पता है 1953 में नेशनलाइजेशन हुआ था सभी भारतीय एयरवेज का, सभी भारतीय एयरलाइंस का। उस समय एयर कॉरपोरेशन एक्ट आया था, एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953। इस एयर कॉरपोरेशन एक्ट ने भारत का जितना भी एयर ट्रांसपोर्ट है उसे नेशनलाइज कर दिया था और इसके बाद में एयर कॉरपोरेशन बने थे इसके एक्विजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद में भारत में 2 कॉरपोरेशन बने थे इससे संबंधित। वो 2 कॉरपोरेशन थे एयरलाइंस कॉरपोरेशन जो कि था भारतीय उड़ानों से संबंधित और इसके बाद था दूसरा इंटरनेशनल सर्विस जिसका नाम रखा गया था एयरलाइन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। जो एयरलाइन कॉरपोरेशन बना था जिसमें मर्ज किया गया था एयर इंडिया लिमिटेड के साथ में 6 और दूसरी एयरलाइंस को। इन सभी को मर्ज करके इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन बनाया गया था। तो यहाँ पर आपने देखा जेआरडी टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी जो एक पब्लिक कंपनी बनी 1946 में और भारत में 1953 में सारी एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन हुआ था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाता है कि ये किस स्थान पर है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अंडर में टोटल 137 एयरपोर्ट्स आते हैं। इन 137 एयरपोर्ट्स में 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 10 कस्टम एयरपोर्ट हैं और इसके अलावा 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। इसके बाद में गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है अमृतसर में। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है गुवाहाटी में। इसके बाद में बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। इसके बाद में गया एयरपोर्ट है, गया बिहार में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता होगा, ये है न्यू दिल्ली में। फिर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड का भाग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद में। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंगलोर में। इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है। मैंगलोर एयरपोर्ट मैंगलोर में है, ये आप यहाँ से इजीली पता कर सकते हैं। कोचिन एयरपोर्ट कोची में है, केरला में। इसके बाद में कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोझिकोडे केरला में। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम केरला में। इसके बाद में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश में है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर में। पुणे एयरपोर्ट है पुणे में। जारूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शिलोंग में। इसके अलावा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में। सिविल एरोड्रम बोला जाता है कोयम्बटूर एयरपोर्ट को। इसके बाद में तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है।
चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कलकत्ता में। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई एयरपोर्ट के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ 15 अक्टूबर में नेक्स्ट पॉइंट है 1964 का, द रिटायरमेंट ऑफ निकिता खुर्चेव द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन शॉक द होल वर्ल्ड। सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव की सेवानिवृत्ति ने पूरे विश्व को चौंका दिया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये निकिता खुर्चेव कौन थे। निकिता खुर्चेव का जन्म हुआ था 1894 में रशिया में और इनकी मृत्यु मॉस्को रशिया में हुई थी 1971 में। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के फर्स्ट सेक्रेटरी थे और इसके साथ ही वो सोवियत यूनियन के एक प्रीमियर थे जिनके द्वारा डी स्टैलिनाइजेशन की पॉलिसी लाई गई थी, जिसके काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रिकॉशंस हुए थे थ्रू आउट कम्युनिस्ट वर्ल्ड में। इसके साथ ही फॉरेन अफेयर्स के जो मामले थे उसमें इन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी फॉलो की थी। कैपिटलिस्ट वेस्ट जो था अर्थात पूंजीवादी पश्चिमी देश जो थे उनके साथ में इन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है निकिता खुर्चेव का संबंध सोवियत यूनियन से था और इनके द्वारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया गया था। इसके बाद अब हम चलते हैं 15 अक्टूबर की हिस्ट्री में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है 1997 में आज के दिन अरुंधति रॉय को सेलेक्ट किया गया था बुकर्स प्राइज के लिए। उनकी नॉवेल थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अरुंधति रॉय वॉज सेलेक्टेड फॉर ब्रिटेन्स मोस्ट प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर हर नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो हम यहाँ पर अरुंधति रॉय के बारे में चर्चा करते हैं। अरुंधति रॉय जो है वो भारत की मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर है और साथ ही ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है। इनका जन्म हुआ था शिलोंग मेघालय में। यहाँ पर हमने देखा कि इनको अपनी नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज मिला था। इसके साथ ही इस नॉवेल को द न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक ऑफ ईयर 1997 की लिस्ट में भी रखा गया था। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं जो ह्यूमन राइट अर्थात मानव अधिकार और एनवायरमेंटल कॉजेज अर्थात पर्यावरण संबंधी जो कॉजेज हैं उनके लिए कार्य करती है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में टेलीविजन और मूवीज में भी काम किया है। इसके साथ ही इनके द्वारा एक स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है जिसका नाम है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। ये एक मूवी है जो कि बेस है उनके खुद के एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस के संबंध में, आर्किटेक्चर से रिलेटेड उनका जो एक्सपीरियंस था। इसके साथ ही इन्होंने एक स्क्रीन प्ले लिखा था इलेक्ट्रिक मून। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 1998 में, वो इन्हें मिला था इस स्क्रीन प्ले के लिए। इसके साथ ही इनको लैनन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड मिला है सन 2002 में। सिडनी पीस प्राइज मिला है सन 2007 में। इसके साथ ही इन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिला है इंडियन अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा सन 2006 में। इनका साहित्य अकेदमी पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा हाल ही में सोशल और रिलीजियस इंटॉलरेंस जो चल रही है इंडिया में, उसके चलते अपना साहित्य अकेदमी पुरस्कार जो है उसे वापस लौटा दिया था। तो यहाँ पर हमने अरुंधति रॉय के बारे में चर्चा करी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की जो नॉवेल है उसकी लेखक है अरुंधति रॉय। इसके बाद में अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जिसमें हम पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है लंदन में। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डिस्कस किया है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। इसका आंसर है कंपाला। अगला क्वेश्चन है मधुबनी कला क्या है? व्हाट इज मधुबनी आर्ट?
तो इसका सही आंसर होगा मधुबनी आर्ट है द फोक आर्ट प्रैक्टिस्ड इन बिहार। बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड एट विच प्लेस। भारतीय मुद्रा नोट जो है वो किस स्थान पर छापे जाते हैं। आपको यहाँ पर नोट करना है कि ये नोट है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने 2016 में पूछा था और इसका सही उत्तर है यहाँ पर नासिक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वेयर इज द मसाई मारा नेशनल रिजर्व। मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा केन्या में। ये प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी ने 2016 में पूछा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका सही उत्तर होगा अरुंधति रॉय। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।